नमस्कार भाई, लाइव चल रहा है। जितने भी भाई जुड़ सकते हैं लाइव में जुड़े। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए बम्पर खबर आ रही है, जबरदस्त खबर आ रही है और बिग ब्रेकिंग। जितने भी भाई लाइव में जुड़ सकते हुए जुड़ने की कृपया करो। जबरदस्त खबर आ रही है। शेखानंद कंतु जी नमस्कार, राम राम बोल रहे हैं साथियों। RKS PTI जय हिंद कपिल भाई। साथियों, इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक रणनीति। सही समय पर रेवड़ियां बांटनी, सही हाथों से बांटनी और सही हाथों में रेवड़ियां दे देनी, इसको कहते हैं रेवड़ियां बांटनी। आपने अगर मेरे पिछले दिनों की वीडियो देखे होंगे तो मैंने तकरीबन साफ कर दिया था। एक होता है बिल्कुल साफ करना, एक होता है चीजें अपने अनुसार, क्योंकि हमने भी पता है कि भाई कोई इतनी बड़ी सरकार है, पता नहीं किस चीज में अंदर कर देगी, क्या कर देगी, कहां वो सलाखें दिखा देगी। पर इसको कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। साथियों, मैंने कल शाम को भी बताया था, सुबह भी बताया था कि दिल्ली का चुनाव बहुत प्रभाव डालेगा 8वें पे कमीशन के ऊपर। उनको दिल्ली चाहिए थी, उनको दिल्ली मिल गई। अब 1,20,00,000 कर्मचारी पेंशनर को क्या चाहिए? 8वां पे कमीशन। आज दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट तकरीबन आ ही चुका है। बीजेपी 48 सीटें, आम आदमी पार्टी 22। और आम आदमी पार्टी को जाना भी था, उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। उसका एक एक विधायक करोड़ों का भ्रष्टाचारी है, जिसमें एक तो हमारा सेनाओं से जुड़ा हुआ विधायक है। तो उनको तो जाना ही जाना था, क्योंकि जेल तकरीबन सबने देख ली थी। हम अपनी बात कराएंगे। हम क्यों यार इतनी राजनीति की बात कराएंगे? देखो, 27-28 साल के बाद में वापसी हुई है बीजेपी की दिल्ली में, और बीजेपी ने बहुत निचले पायदान से काम किया कि दिल्ली उनकी जोड़ी में कैसे आ सकती है। तो अब की बार जो उनकी स्टडी थी वो बहुत निचले लेवल से थी कि यहां दिल्ली के अंदर एक समाज कौन है जो 36 बिरादरी से ताल्लुक रखता है। तो वो समाज था नौकरी पेशा वाला। तकरीबन 4.5 लाख जो वोटर हैं। उसके बाद में रेलवे के हमारे फौजी भाई, पता नहीं कहते क्या, 4 लाख तो कर्मचारी और पेंशन ले रहे हैं। अगर उनके घर में 4-4 वोट भी हैं तो गुणा लगा लो। ये मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद में जब 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी गई, मैंने शाम को बता दिया था कि ये दिल्ली के लिए किया गया है, दिल्ली इलेक्शन को जीतने के लिए, क्योंकि 2 साल से कर्मचारियों ने लाखों धरना प्रदर्शन कर लिए थे। और 15 दिन के बाद में 1 फरवरी को भाई वैसे ही यूनियन बजट आने वाला था, तो 15 दिन के बाद भी कर सकते थे, पर उन्होंने पहले करा। अब मोदी जी ने भी बहुत सारी रैली करी है दिल्ली में, और उन्होंने खूब कहा है कि हमारे जो छोटे वेतन भोगी हैं, हमने उनके लिए 8वां वेतन आयोग गठित करने का फैसला ले लिया है। उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी, उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में हमने टैक्स के अंदर 12 लाख की छूट दे दी। 8वां वेतन की बात तो ठीक है, 12 लाख वाली थोड़ी हमारे को तो हजम हो नहीं रही। हजम इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हम 12 लाख रुपये ले नहीं रही, और दिल्ली के अंदर जो 4.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं वो भी 12 लाख के करीब नहीं जाते। उसमें से ज्यादा 1% व्यक्ति होंगे जो DC, SP, बड़े बड़े अधिकारियों से रिटायरमेंट होंगे, तो उनकी 12 लाख हो सकती है। तो दोनों ही मास्टर स्ट्रोक थे। अब देखो, कर्मचारियों ने अपना काम कर दिया। अब मोदी जी से है कर्मचारियों की आस। जो 4.5 लाख कर्मचारी हैं वो D ग्रुप के, C ग्रुप के, रेलवे के, अन्य विभागों के
अगर मोदी जी उनको 1.92 या 2.28 और 2.86 देता है 8वें वेतन आयोग में, तो भाई ये सोच लेना कि मोदी जी ने करोड़ों कर्मचारियों को एक तरह से ठग गया है, धोखा देगा। अगर 2.6 भी आप लोगों को देगा ना, तो आप लोगों को ठगा गया है। अगर आज इतनी बड़ी जीत दी है मोदी सरकार आ गई दिल्ली में, तो मोदी सरकार ने अपना बड़ा दिल खोलते हुए कर्मचारियों के लिए 3.68 से नीचे का किसी भी फैक्टर को नहीं मानना चाहिए। मोदी जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कर्मचारियों के लिए। तो कर्मचारी वर्ग भी अपने लिए सम्मान मानेगा, क्योंकि आज कर्मचारी वर्ग ने मोदी जी को सम्मान दे दिया, दिल्ली दे दी, उनकी झोली में डाल दी दिल्ली। तो अब मोदी जी का कर्तव्य है कि कर्मचारियों को 3.68 से नीचे कोई भी फैक्टर नहीं, क्योंकि 2.86 से भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपए की बढ़ोतरी है। जो डी ग्रुप के कर्मचारी हैं, जो सी ग्रुप के कर्मचारी हैं, 4.5 लाख वही हैं। ए ग्रुप के तो जो आईपीएस, आईएएस, एफएस ये होते हैं, और बी ग्रुप के कौन होते हैं? बीडीओ। तो एक डिस्ट्रिक्ट में कितने होते हैं? ये 3-4। पर लाखों जो कर्मचारी होते हैं वो डी और सी ग्रुप के होते हैं। अगर मोदी जी 3.68 नहीं दे, तो भाई मैं तो मानूंगा कि मोदी जी ने हमारे को छल दिया, हमारे को छल लिया, केंद्रीय कर्मचारियों को। हमारे को एक तरह से सपना दिखा के और एक वर्ग की बढ़ोतरी मोदी जी करके लेके जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार पहले हो चुका है ऐसा, एक बार पहले हो चुका है, जब मोदी जी ने 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी रैली, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और वहां से प्रधानमंत्री का ऐलान किया गया था। और उस रैली में मोदी जी ने कहा था कि ओआरओपी मैं अपने छोटे जवानों को दूंगा, क्योंकि जो छोटे रैंक के जवान होते हैं, जो सिपाही होते हैं, नायक होते हैं, हवलदार होते हैं, सूबेदार होते हैं, जो बॉर्डर के ऊपर पिट्ठू लेके, हाथों में बंदूक लेके फर्स्ट पंक्ति में खड़े होते हैं, मैं उनको ओआरओपी दूंगा, उनका मान और सम्मान बढ़ाऊंगा। पर हुआ उल्टा ओआरओपी 1 में, कि वो छोटे रैंक वालों को तो कुछ मिला ही नहीं। लोकसभा में आपने देखा होगा, मोदी जी ने खूब कहा कि 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया। आज तक ये नहीं पता वो 1,20,000 करोड़ रुपया गया कहां। अब कोई ये कहता कि 1,000 रुपये मेरी बढ़ गई, 800 रुपये मेरी बढ़ गई, 1200 मेरी बढ़ गई, 1800 मेरी बढ़ गई, तो नहीं। क्योंकि एक्चुअल में जो उनका हक था 30 लाख पूर्व सैनिका का, वो उनको मिला ही नहीं। तो हमारी सैनिक विधवा माता बहनें वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही हैं। तो एक बार पहले हमारे को छला गया है। और आप मेरी बात को लिख लेना, 8वां पे कमीशन में अगर कोई चला जाएगा तो वो डी ग्रुप के और सी ग्रुप के कर्मचारी पेंशनर ठगे, मतलब यही चले जाएंगे। अगर 2वें दर्जे का 8वें पे कमीशन में किसी के साथ में व्यवहार होगा, तो वो डी ग्रुप के, सी ग्रुप के कर्मचारियों के साथ होगा। अगर 8वें पे कमीशन में असमानता होगी, तो वो डी ग्रुप, सी ग्रुप के कर्मचारियों के साथ में होगी। अगर फिटमेंट फैक्टर जिस तरह से 7 पे कमीशन, वो भी मोदी सरकार ही लेके आई थी, और जो डी ग्रुप के, सी ग्रुप के कर्मचारी थे उनके लिए 2.57, और जो अधिकारी वर्ग था उनके लिए 2.81 का फार्मूला दिया गया था। अब की बार भी ऐसा ही 8वां पे कमीशन आएगा, जिसमें डी ग्रुप और सी ग्रुप के कर्मचारी ठगे जाएंगे, छल्ले जाएंगे, उनके साथ में 2वें दर्जे का व्यवहार होगा।
ये लिख लेना आप। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी बात मोदी सरकार तक जाए कि भाई हमने, कर्मचारी वर्ग ने आपका साथ दे दिया दिल्ली में, दिल्ली बीजेपी की जोड़ी में डाल दी, तो अब कर्मचारी का भला करो, कर्मचारी का मान सम्मान करो, कर्मचारी का वेतन और पेंशन बढ़ते एक सम्मान करो, बढ़ाओ उनको 3.68 से ऊपर लेके जाओ अगर दिल्ली उनको दे दी तो। भाई एक्स सर्विसमैन वेलफेयर भाई बोल रहे कि 2.25 लास्ट है। भाई मैं भी तो यही है ना, मैं भी तो भाई इसी बात पे तो है ना कि 1.90 या 2.280 या 2.86 की भी बढ़ोतरी हो रही है तो भी भला नहीं हो रहा, खासकर डी ग्रुप और सी ग्रुप के। हम डी और सी ग्रुप के ही बात कर रहे हैं, हम बी ग्रुप के नहीं है। कहीं कोई ये सोचे कि बी ग्रुप, तो अगर 1.90 से लेके 2.86 तक भी बढ़ोतरी हो रही है तो भाई 5,000 रुपये से सीधी सी बात है 18,000 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। फिर आईएलसी की रिपोर्ट धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आईएलसी की रिपोर्ट है अगर 3 जनों का परिवार है भाई, पति पत्नी और एक बच्चा, तो 1 महीने में उनका जो खर्चा लगता है सारी चीजों का, खाद्य सामग्री होगी, कपड़े हो गए, दवाइयों का खर्चा हो गया, गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डीजल हो गया, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, कोई शादी कोई फेस्टिवल आ गया, तो 41,000 रुपया दिखाया। 41,000 रुपये तो उसके खर्च हो गए 1 महीने के अंदर। अगर उसका बच्चा 12वीं के बाद में कोई हाई एजुकेशन की तरफ जाता है या किसी बच्ची की शादी है तो उसके पास में तो जमा पूंजी तो है ही नहीं। तो 2.86 से कितनी बढ़ रही है? 51,000 रुपये तो हो रही होगी, उसमें से डीए माइनस कर लो, 30,000 के करीब वो पहले ले रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो एक मीडिया की जमात है ना, जो मीडिया की जमात है वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश करने में लगी हुई है। वो बोर्ड के ऊपर अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिखा के ये बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, वो बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, जबकि हमारा डीए भी उसमें शामिल है, वो डीए माइनस होगा। ये सब कुछ किसी के इशारे पे ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आज के दिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं आप ये सोचो कि 8वां पे कमीशन क्या है क्या नहीं। जो केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े से बड़ा संगठन है ना, वो सरकार की गोद में बैठे हैं। वो सरकार की जब टेबल पे बैठते हैं तो एक ही कप से चाय पी रहे हैं, गुलदस्ते भेंट कर रहे हैं। ये कोट टाई वाले तो उन केंद्रीय संगठनों के पत्र दिखा रहे होंगे, ये पत्र लिख दिया, वो पत्र लिख दिया, मैं भी दिखा रहा हूं, पर वो जो संगठन है वो सरकार की गोद में बैठे हैं पिछले 2-3 साल से। और दूसरे जो केंद्रीय संगठन है उनको टारगेट कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ये पहले ही सारी चीजों को करेंगे। तो यही चीजें हैं कि आज के दिन मोदी सरकार को बड़ा दिल दिखाते हुए कर्मचारियों की जोड़ी भरनी चाहिए। अब ये बात भाई मोदी सरकार तक अगर हमारे 800 जो यूट्यूबर चैनल हैं, खासकर जो पूर्व सैनिकों ने बनाए हैं, अगर वो ये बात उठाने लग जाए ना 800 चैनल, तो वाकई में अगर मोदी जी कभी खाना खा रहे होंगे तो जब यूट्यूब देख रहे होंगे, सोशल मीडिया देख रहे होंगे, नहा धो रहे होंगे, नहा धोने के बाद में पूजा पाठ करने के बाद में थोड़ा समय मिला होगा तब वो टीवी देख रहे होंगे, फोन चला रहे होंगे, रात को सोते वक्त फोन चला रहे होंगे, कभी ना कभी तो उनके पास में ऐसा वीडियो पूछेगा, क्योंकि 800 पूर्व सैनिक हैं और 800 के 800 हमारे पूर्व जेसीओ ऑनरेडी हैं। दिन के अंदर 6-6 वीडियो डाल रहे हैं। अगर 6-6 वीडियो वो 8वें पे कमीशन, और वहां पर 8वें पे कमीशन में जो हमारे जो जवान हैं, जो बॉर्डर की पहली पंक्ति में खड़े हैं, जिनके साथ में मोदी जी हर होली दिवाली में उनके साथ में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लड्डू खिलाते हैं,
उनकी हालात दिखाएंगे, उनके परिवार को दिखाएंगे, उनके पे पेंशन को दिखाएंगे कि कुछ भी नहीं ले रहे, और ये भी बताएंगे कि उन जो फौजी बॉर्डर पे खड़े उनसे ज्यादा तो जो पुलिस वाले सिपाही हैं वो वेतन ले रहे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं, तो तब जाके बात पूछेगी। और साथ की साथ में भाई सरकार तक पहुंचाने के लिए सभी को एकजुट होके हुंकार भी भरनी पड़ेगी, कहीं दिल्ली में शांतिपूर्वक कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब कर्म देखो, इनकी तो सरकार बनेगी, इनकी तो ऐसा लगा लो कि दिल्ली में आज जो सरकार बीजेपी की बनेगी तो इनका फिटमेंट फैक्टर भी लग गया बीजेपी का, और 8वां वेतन आयोग भी लग गया, और 12 लाख रुपए की टैक्स छूट भी मिल गई, और मिलिट्री सर्विस पे भी आज बीजेपी की 15,500 होगी, और डिसेबिलिटी पेंशन भी बीजेपी की आज 2.5 लाख रुपया होगी। इनकी तो भाई सब कुछ बल्ले बल्ले होगी, आज इनकी सरकार बनेगी। अब बचे कर्मचारी वर्ग, पूर्व सैनिक वर्ग, तो भाई उनकी बल्ले बल्ले क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके लिए तो अगर वो डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, 8वां वेतन आयोग है, 3.68 लग जाता है, और सारी चीजें एक समान हो जाती है, तो हम भी दिल्ली जीत गए, कर्मचारी भी तो दिल्ली जीत गया। कर्मचारी के लिए, कर्मचारी के पास में है क्या? वेतन और पेंशन। उसके लिए तो वही मुख्यमंत्री की कुर्सी है, क्योंकि महीने की 25-26 तारीख को देखने लग जाता है, फोन में मैसेज आया नहीं आया कर्मचारी कि आज तो भाई 25 तारीख हो गई और पैसे अकाउंट में सिर्फ 1,000 रुपये पड़े हैं, 700 रुपये पड़े हैं, चलो कल आ जाएगी पेंशन। 26 तारीख को देखते हैं पेंशन पे नहीं आई है, तो 25 तारीख के बाद में तो फोन को उठा के देखने लग जाते हैं जो अपने परिवार को चला रहे हैं। या कमेंट करके बताना मैं अगर यह बात गलत कह रहा हूं तो आज बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक हो गया, और जो बीजेपी ने रेवड़ियां बांटी थी केंद्रीय कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग की 12 लाख की, अब उसको पूरा करने की बात है। कदे वो रेवड़िया हमारे हाथ में ही चिपचिपा करके निकल जाए, वो रेवड़िया जो हमारे हाथ ही चिपकते रह जाए, और मेरे को लग रहा है हाथ हमारे चिपकेंगे अब की बार भी। विजय दिवाच भाई कह रहे, कपिल भाई यदि सही आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत है? जो सरकार के चमचे यूट्यूब हैं वही 1.92। मैं शिवाज से सर मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आवाज उठानी चाहिए, हमेशा उठानी चाहिए। दिवाच सर हमेशा आवाज उठानी चाहिए सर। एक कहावत है हरियाणा में, जो बाजरा होता है ना, बाजरा की सरटी होती है तो उसमें बूमड़े होते हैं, बाजरा निकलने के बाद में बूमड़े बच जाते हैं। वो कहते हैं जो बोलनिया होता है उसके बूमड़े भी बिक जाते हैं, जो बोलनिया होता है उसके बूमड़े भी बिक जाते हैं, और जो ना बोलनिया हो चाहे उसके पास में हीरे मोती सोना सब कुछ रखा हो, अगर ना बोलनिया होगा तो उसका कुछ नहीं बिकेगा। आपने सब्जी मंडी में जैसे ही हम घुसते हैं तो एक एक बोलनिया कितनी जोर की आवाज लगाता है, ले जाओ गाजर, ले जाओ भिंडी, ले जाओ पालक, ले जाओ गोभी, ले जाओ टमाटर, ले जाओ प्याज। लगाते नहीं लगाते सर विजय सर? तो यहाँ बोलना बहुत जरूरी है। मेरा कहने का मतलब मैंने कोई ज्यादा वो नहीं है, जो मैं हमेशा इस बात को क्यों उठा रहा हूं क्योंकि भगवान उन जो हमारे 800 यूट्यूबर है, हमारे 800 के 800 पूर्व सूबेदार है, हमारे ऑन रेडियो ने वो यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। मैं इसलिए आवाज उठाता हूं कि उनको भगवान शुद्ध बुद्धि दे, और शुद्ध बुद्धि देने के बाद में वो अपने भाइयों को देखे जो गांव देहात शहरों में रह रहे हैं, सिपाही को देखे, हौलदार को देखे, सूबेदार को देखे, ऑन रेडी को देखे कि वो कितनी कम पेंशन में अपना गुजारा कर रही। हमारी सैनिक विधवा माताओं की हालत देखें, अगर वो दिल्ली के अंदर रहते हैं, नोएडा के अंदर रहते हैं, लखनऊ के अंदर रहते हैं, या किसी देहरादून में रहते हैं, तो वो पहाड़ियों में चढ़ के देखें, रेगिस्तान में देखें कि सैनिक विधवाएं 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है। अगर हमारे सूबेदार की सैनिक विधवा है तो वो क्या ले रही है? 17,500-18,000 रुपये ले रही है। 17,500-18,000 रुपया आपने पता ही है। उस पेंशन को अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो एक एक गांव डिस्ट्रिक्ट से कम 60-70 किलोमीटर है। अब उस पेंशन को निकलवाने के लिए जब वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी तो वहां तक वो सुबह जाएगी, शाम तक कम से कम 500-600 रुपया तो उसका किराया आने में जाने में, कुछ फ्रूट लेके आ गई, कुछ दवाई लेके आ गई, उसी में लग गई। अगर 17,000 रुपया भी लिए है तो वो 15,500 रुपये लेके घर पूछेगी। मेरा कहने का मतलब यह कि भगवान इनको जगाए 800 यूट्यूबरों को, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत होती है। सोशल मीडिया सबका भला भी कर सकती है, और सोशल मीडिया
मैं जो ये हमारे जो ये 800 चैनल है, ये आज के दिन मेरे को कोई शक नहीं है कहने में कि ये आज के दिन किसी के इशारे पे ये जो ब्रेन वॉश किया है इन्होंने पूरे 30 लाख पूर्व सैनिकों का, ये किसी से छुपा नहीं है कि इनके पीछे सरकार की भूमिका, बिल्कुल साफ सुथरी सरकार की भूमिका कोट टाई वालों के पीछे। जब भी आप इनको लगातार 2-4 दिन देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हकों की बात, आपके भेदभाव की बात, आपकी असमानता की बात कभी नहीं करेंगे, आपके न्याय की बात नहीं करेंगे। फालतू फंड में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अब मेरे को भी बहुत सारे भाई कह देते हैं, कपिल भाई तू भी है ऐसे कर लेता है। नहीं नहीं नहीं, मैं अगर इन जैसा हो गया तो फिर मेरा फायदा क्या? अगर कोई मेरे को जानता है 11 साल से, मैं हर चीज में से नेगेटिव निकाल लेता हूं। मैं पॉजिटिव तो बहुत ही कम जो होगा, सुई की नोक मान अगर थोड़ा बहुत निकला है तो उसको भी ना बोलूं, पर नेगेटिव तो मैं हमेशा लेके आता हूं। क्योंकि कहते हैं ज्ञान वो जो नेगेटिव को खोज के ले आए कि उसके अंदर कमियां क्या है। जब कोई कानून बनता है संसद में, वो बंद कमरों में बनता है, और जब वो लागू होता है तो वो गांव देहात ग्रामीण तक वो कानून जाता है। तो मीडिया की क्या भूमिका होती है? मीडिया की ये भूमिका होती है कि उस कानून से कितने लोग प्रभावित हो रहे, क्या उस कानून का गरीब लोगों को फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब मीडिया क्या करती है, जो कानून बन गया उसकी वाई करने लग जाएगी, ये करने लग जाएगी, वो करने लग जाएगी। पर पहले की मीडिया, अगर जो बुजुर्ग है वो जानते होंगे, पहले की मीडिया क्या करती थी, हर कानून की कमियां निकाल के सरकार तक पहुंचा देती थी, हर कानून की। बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, गुरु रविदास हैं, वाल्मीकि जी हैं, गुरु नानक जी हैं। आप कभी इनकी वाणी पढ़ना, ये हर चीज के अंदर कि ये ऐसा नहीं है, चाहे अंधविश्वास है, चाहे रूढ़वादी प्रथाएं हैं, हर चीज के अंदर कमियां कि ये गलत है। इंसानियत है, मानवता है, कोई किसी के अंदर भेदभाव नहीं है। तो हर चीज का होती है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हूं कि मैं कम से कम मैं आवाज तो उठा रहा हूं। मैं इन कोट टाई वालों की तरह मैं बिक्या तो नहीं हूं ना, नहीं तो मेरे पास में भी पता नहीं कितने को ऑफर आते हैं, कितने के नहीं आते हैं, आपको अंदाजा नहीं होगा। तो साथियों, अब 8वां पे कमीशन के ऊपर जोर लगाना पड़ेगा, आप लोगों को सबको इकट्ठा होकर लगाना पड़ेगा, शांतिपूर्वक लगाना पड़ेगा कि सरकार तक हमारी बातें जाए। डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे हमारी अन्य जो विसंगतियां हैं, चाहे कैंटीन क्लिनिक की जो विसंगतियां हैं, असमानता है, उसको हम कैसे भारत सरकार तक पहुंचाएं, कैसे 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाएं। तो उसके लिए एक ही चीज है, संविधान के दायरे में शांतिपूर्वक आंदोलन करना। अगर पे कमीशन आ गया और ये विसंगतियां नहीं ठीक हुई तो हम 10 साल पीछे चले जाएंगे। 10 साल के बाद में कोई नए नौजवान आके कोई कुछ कर सके तो कर सके, नहीं तो हमारी तो उम्र चली जाएगी। जब तक तो हम ही 52-53 साल के हो जाएंगे, 53-54 साल के हो जाएंगे। मेरी उम्र हो जाएगी अब 42-43 साल की मेरी उम्र हो रखी है, तो 53-54 साल की मेरी हो जाएगी। तो भाई उस समय तक क्या पता हम रहें या ना रहें, तो हमारा कर्तव्य है। मैं इनकी तरह नहीं कोट टाई वालों की कि इनकी उम्र 60-65 साल है और आज भी ये अपनी आत्मा को बेच दिया इन्होंने। आज भी ये हमारे 30 लाख पूर्व सैनिकों की आवाज नहीं दे पा रही, उनके न्याय को आवाज नहीं दे पा रही। हमारी सैनिक विधवा माताओं की जो पे पेंशन की विसंगतियां हैं, उनको आवाज नहीं दे पा रही है। तो इन जैसा नहीं बनना है, अच्छा बनना है, अच्छा अपने समाज के लिए करो। जय हिंद, वंदे मातरम।